अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम रहनुमा के बारे में कि जिसने नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिसके नतीजे में 27 साल यानी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा जेल में गुजारा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में और जानेंगे इनकी ज़िंदगी और बात करेंगे कि किस तरह नेल्सन मंडेला ने बहुत सी मुश्किलों को बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वो अपने फरीज़े से कभी नहीं डगमगाए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला को बाबाए जमहूरी जनूबी अफ्रीका कहा जाता है और जनूबी अफ्रीका में इन्हें एहतराम से मादीबा के नाम से पुकारा जाता है। एक मरतबा एक इंटरव्यू के दौरान इनसे सवाल किया गया कि वो क्या चाहेंगे कि लोग इन्हें किस तरह याद करें, तो नेल्सन मंडेला का जवाब था कि मैं चाहूँगा कि लोग कहें एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया में अपना फ़र्ज़ निभाया। जनूबी अफ्रीका के सदर जैकब ज़ुमा ने इनके इंतकाल के बारे में ऐलान करते हुए कहा, हमारी कौम एक अजीम सपूत से महरूम हो गई है। जैकब ज़ुमा ने कहा, मेरे हमवतनों, नेल्सन मंडेला ने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम इन्हें खैराबाद कह सकें। नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म हुक्मरानों से आज़ादी की जदोजहद के लिए अपनी उम्र के 27 साल जेल में गुजारे और कहा जाता है कि इनकी मौत की वजह बनने वाले फेफड़ों की बीमारी का आगाज़ कैद के ज़माने से हुआ था। इन्हें 1964 में सबोटाज और बगावत के इल्ज़ामात में उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और फरवरी 1990 में इन्हें रहाई मिली थी। नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जदोजहद पर 1993 में इन्हें अमन का नोबल इनाम दिया गया, जबकि 1994 में वो भारी अक्सरियत से मुल्क के पहले सियाह फाम सदर मुंतखब हुए और सदर बनने के बाद उन्होंने मफाहमत और माफ़ करने की पॉलिसी इख्तियार की। नेल्सन मंडेला जदीद दुनिया के काबिल एहतराम हुक्मरानों में से एक थे। उन्होंने जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्त हुकूमत को मुख्तलिफ़ नस्ल जमहूरियत में तब्दील करने की जद्दोजहद की क़ियादत की। वो 27 साल कैद काटने के बाद मुल्क के पहले सियाह फाम सदर बने। उन्होंने जंग ज़दा इलाक़ों में क़याम अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। अपने साथ होने वाले सलूक के बावजूद इनमें बिल्कुल तलखी नहीं थी। 1999 में सदारत छोड़ने के बाद नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के आला तरीन सफ़ीर बन गए। उन्होंने HIV/AIDS के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और अपने मुल्क को 2010 के फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने दुनिया के दूसरे इलाकों में भी अमन की कोशिशों की हौसला अफजाई की। 2004 में 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने अवामी ज़िंदगी से रिटायरमेंट ले ली ताकि वह अपने ख़ानदान वालों और दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकें। नेल्सन मंडेला 1918 में कोसा ज़ुबान बोलने वाले थेम्बू कबीले में पैदा हुए, जो जनूबी अफ्रीका के मशरक़ी हिस्से में एक छोटे से गाँव में आबाद है। जनूबी अफ्रीका में इन्हें इनके ख़ानदानी नाम मादीबा से पुकारते थे। जब नेल्सन मंडेला 9 बरस के थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद शाही ख़ानदान के बादशाह ने नेल्सन को थेम्बू लोगों के कायम मुकाम मशीक की सरपरस्ती में दे दिया। नेल्सन मंडेला ने 1943 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। पहले वो सिर्फ़ एक कारकुन थे, ताहम बाद में वो ANC यूथ लीग के बानी और सदर बने। कैद के कई बरसों के बाद भी वो इस तंजीम के सदर रहे। उन्होंने 1944 में पहली शादी एल्विन मैसी से की, लेकिन 1957 में इनकी तलाक हो गई। इस शादी से इनके 3 बच्चे हुए। मंडेला ने वकालत पढ़ी और 1952 में अपने साथी ओलिवर तैम्बू के साथ मिलकर जोहान्सबर्ग में दफ्तर खोलकर प्रैक्टिस शुरू की। मंडेला ने अपने दोस्त तैम्बू के साथ मिलकर नस्ल परस्ती के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, जिसे सफ़ेद फार्म अफराद पर मुश्तमिल जमात नेशनल पार्टी ने वज़ा किया था और जिससे सियाह फार्म अक्सरियत का इस्तेसाल हो रहा था। 1956 में मंडेला और 155 दीगर कारकुनों पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया गया। ये मुकदमा 4 साल चला और इसके बाद ये इल्ज़ामात खारिज कर दिए गए। नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत उस वक्त बढ़ी जब मुल्क में एक नया कानून बना। इस नए कानून में सियाह फार्म लोगों को रिहाइश और रोज़गार से मुतल्लिक़ हदायत थीं। 1958 में मंडेला ने विनी मादिकेज़ला से शादी की, जिन्होंने बाद में अपने शोहर की कैद से रहाई की मुहिम में बहुत अहम किरदार अदा किया।
ANC کو 1960 میں کل عدم قرار دے دیا گیا اور منڈیلا روپوش ہو گئے۔ نسل پرست حکومت کے خلاف ملک میں تناؤ مزید بڑھ گیا اور 1960 میں یہ اس وقت انتہا کو پہنچ گیا جب پولیس نے 69 سیاہ فام افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ جنوبی افریقہ میں پرامن مزاحمت کا خاتمہ ثابت ہوا۔ اس وقت ANC کے نائب صدر منڈیلا نے ملکی معیشت کے سبوٹاژ کی مہم چلا دی۔ منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر سبوٹاژ اور تشدد کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے الزامات عائد کیے گئے۔ کمرہ عدالت میں خود اپنا دفاع کرتے ہوئے منڈیلا نے جمہوریت، آزادی اور برابری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مثالی جمہوریت اور آزاد معاشرے کا خواہش مند ہوں جس میں تمام لوگ ایک ساتھ امن سے زندگی بسر کریں اور انہیں ایک جیسے مواقع میسر ہوں۔ یہ میرا تصور ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے میں زندہ ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اس کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ 1964 کے موسم سرما میں انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 1968 اور 1969 کے 12 ماہ کے دوران منڈیلا کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان کا بڑا بیٹا کار حادثے میں ہلاک ہو گیا، لیکن انہیں ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ 1980 میں اولیور تیمبو نے منڈیلا کو رہا کروانے کے لیے بین الاقوامی مہم کا آغاز کیا، حالانکہ وہ خود جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بین الاقوامی برادری نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف 1966 میں لگائی جانے والی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1990 میں جنوبی افریقہ کے صدر FW کلارک نے ANC پر عائد پابندی ختم کر دی اور منڈیلا کو بھی رہا کر دیا۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ میں ایک نئی مختلف نسل جمہوریت کے قیام کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ دسمبر 1993 میں نیلسن منڈیلا اور کلارک کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کے 5 ماہ بعد جنوبی افریقہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری الیکشن ہوئے جس میں تمام نسلوں کے افراد نے ووٹ ڈالے اور منڈیلا کو صدر چن لیا گیا۔ اپنی 18ویں سالگرہ پر نیلسن منڈیلا نے موزمبیق کے سابق صدر کی بیوہ سے شادی کی اور دنیا کے دورے جاری رکھے، اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں اور کانفرنس میں شرکت کی۔ عہدہ صدارت چھوڑنے کے بعد انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔